Unacademy. Let's crack it. को भी आप देखिए, सुदर्शन सर का प्रोफाइल वैसे आप लोग सब जानते हैं, पर जो लोग नए हैं तो नेट पे सर्च करो अनअकैडमी सुदर्शन गुजर एंड देन यू विल फाइंड द प्रोफाइल। वहाँ पर सर के आप सारे फ्री क्लासेस और जो अपकमिंग पेड कोर्सेज हैं वो सब आने वाले हैं, राइट। तो सर आज का जो कार्यक्रम है उस पर अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, टोटल हम लोग कुछ 4-5 मुद्दे देखने वाले हैं। एक तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की थियरी, ग्रीन रेवोल्यूशन, उससे क्या सही गलत हुआ है एनवायरमेंट, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी पर। मिलेट कल्टीवेशन, अब आप क्या वो तो पता है हमको नहीं, पर सुदर्शन सर ने काफी एडवांस लेवल का उसमें सब हार्डकोर मटेरियल बनाया है जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आगे काम में आएगा। एग्रीकल्चर की नोटेबल स्कीम्स एंड लार्जली एग्रीकल्चर की इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, जो मेंस पेपर 1 और 3 के अंदर उसकी समझ जरूरी है। तो सबसे पहले सर शुरुआत करते हैं विद द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। सर प्लीज। थैंक यू सर। और सभी लर्नर से ये भी कहूँगा कि मृणाल सर को स्पेशली थैंक यू कहें, क्योंकि ये पूरा थॉट प्रोसेस उन्हीं का है। उन्होंने कहा था कि लर्नर्स को कुछ हम लोग एक नए तरीके से और प्रयास करते। सो काफी दिन से सर की प्लानिंग थी और मैंने भी यही कोशिश की कि सर के साथ अब जब ये टॉपिक हम लोग ले रहे हैं तो एक ऐसा टॉपिक हो कि सिर्फ वो एग्जाम के किसी पर्टिकुलर प्रीलिम्स या कहीं बस बेसिक उस पर रह न जाए, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन हो। इसीलिए ये एग्रीकल्चर एक मैंने टॉपिक चुना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज इस क्लास में से सारी चीजें एग्जाम में आ जाएंगी, बट मैं आपको कहूंगा कि आज की क्लास से आप इंडिया के एग्रीकल्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत एक बेहतर लेवल पर पहुंच जाएंगे आप। और जो पहले टॉपिक जो हमें दिख रहा है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया, ये वो टॉपिक है ज्योग्राफी का जहां पे ज्योग्राफी में क्लाइमेट और एग्रीकल्चर कनेक्ट हो जाता है। मतलब मुझसे आप पूछोगे कि इस टॉपिक का कहीं यूज है क्या, तो मैं सबसे ज्यादा कहूंगा इसका यूज सर मेंस आंसर राइटिंग और स्पेशली ऐसे राइटिंग में। उसका रीजन मैं दे रहा हूं। नॉर्मली हम जब इंडिया को एज ए एग्रीकल्चर देखते हैं तो 3-4 इश्यूज दिमाग में आएंगे कि भैया प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर की, पानी की कमी है और ये कमी है। बस इन जनरल यदि हम बात करें कि सॉइल का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। दूसरा इशू आता है कि यदि इसका सॉल्यूशन मांगेंगे आंसर राइटिंग या ऐसे में, तो हम यही कहेंगे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन बिलीव मी, टॉपिक ये ऐसा टॉपिक है जिससे आप इंडिया को देख रहे हो, हमने कम से कम 15 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, 15। और इंस्टेड ऑफ ऊपर ऊपर पढ़ने की बजाय क्यों ना भारत के रीजन, क्षेत्र के हिसाब से मैं पहुंचूं, वहां का एग्रीकल्चर एक्चुअल में कौन सा चल रहा है। क्योंकि कई बार एग्रीकल्चर में हम सर वीट ग्रेन्स या ग्राम सोयाबीन को देख के छोड़ देते हैं, सेफ्रॉन का कभी हम ध्यान नहीं देखते, हम कभी फिशरीज पे फोकस नहीं करते। तो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप हमारे भारत को एक एक रीजन वाइज देखेंगे। टोटल हर रीजन में कौन सा किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का एग्रीकल्चर हो रहा है, इश्यूज कौन से हैं, और उसके नॉर्मली यदि हम देखें तो क्या हम वहां पे सॉल्यूशन बात कर सकते हैं। तो अगले 15 से 20 मिनट में आप इस स्थिति पे आ जाओगे कि कभी भी मेंस में या कहीं भी बात करें तो आप रीजन बेस्ड बातें करोगे। हिमाचल में ये नहीं कहोगे कि फिशरीज कर लो, मछली पालन कर लो। हिमाचल में आप सॉइल इरोजन के प्रॉब्लम बताओगे, लैंडस्लाइड की बात करोगे। कोस्टल रीजन में आप ये बात नहीं करोगे कि हम लोग यहाँ सेफ्रॉन लगा सकते। मतलब हर चीज लॉजिकल आज हम पढ़ने वाले। तो एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया है सर, मैं चाहूंगा कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आए। अब जैसे कि आप स्लाइड का मैं पैटर्न बता देता हूं, हर स्लाइड में मैंने एक एक रीजन पे फोकस किया है। बहुत काम की चीज, क्योंकि सच्चाई सर ये है कि आंसर राइटिंग या कुछ भी लिखोगे 7-8 मिनट मिलता है हमें। 7 मिनट में हम क्या ही लिख देंगे। नॉलेज हमें इतना तो बस पता हो, कम से कम लिख पाए। तो आपकी भी एक लाइन बड़ी फेमस है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। मतलब वही कहानी जो है कि उसी थॉट पे मैंने भी काम किया। भाई काम इतना कम से कम जो याद रह जाए, वही हमें करना है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन, मैं चाहूंगा सब लोग मैप में जहां नंबर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है मैप में, उस रीजन पे आपको फोकस करना है। भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, सबको पता है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का क्षेत्र। बहुत बेसिक बात रखो, अभी पूरे भारत को छोड़ दो, इस पे फोकस करो। यहाँ पे कल को कोई बात पूछे कि ये वो क्षेत्र है जहां पे सबसे लो टेम्परेचर्स देखे जाते हैं, कारण हाइट बहुत है एल्टीट्यूड के कारण। अब माउंटेन एरियाज रहते हैं तो थोड़ा स्लोप एरियाज में या वैली रीजन्स में ग्लेशियर से इरोडेड जो सॉइल मिलता है, जिसे हम करेवास कहते हैं, उन रीजन में सेफ्रॉन वगैरह लगा दिया जाता है।
कुछ कुछ कहीं पर स्टेप फार्मिंग के थ्रू पैडी कल्टीवेशंस देख पाते हैं, नहीं तो एप्रिकॉट, चेरी, एलमंड, लीचीज, वॉलनट, ऐसे आपको एग्रीकल्चर के पैटर्न देखने को मिलेंगे। मैं आपसे कह रहा था ना कि या तो आप वीट सोयाबीन तक लिमिटेड हो जाओ, नहीं तो इस टॉपिक की मदद से आज भारत के हर क्षेत्र को आप देख पाओगे कि भाई मेरे इस भारत के इस क्षेत्र में स्पेशली क्या लगता है या क्या होता है। अब यहाँ की खास बात यदि मैं आपसे कहूँ तो टोपोग्राफी में बहुत वेरिएशन है, आपको पता है, ड्यू टू हिमालयन रीजन, हाइट भी बड़ी ज्यादा है, बारिश का कोई भरोसा नहीं। और इस रीजन को अच्छे से पढ़ लेना, इस बार बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ है हिमाचल के रीजन में। तो रेनफॉल कंपेरेटिवली, ध्यान से सुनना, लद्दाख के क्षेत्र में कम है, रेन शेडो एरिया है वो, लद्दाख के रीजन में कम है। और माउंटेन का जो फेसिंग एरिया है हमारा, जिधर से साउथ वेस्ट विंड आता है, उधर ज्यादा मिलेगा। तो हिमालय रीजन एक ऐसा है जहां साउथ की तरफ आओगे तो रेनफॉल ज्यादा है, साउदर्न स्लोप्स पे, नदर्न स्लोप्स की तरफ जाओगे तो कम है। उसके हिसाब से पूरा एग्रीकल्चर और सारी चीजें चेंज हो गई। अब बात आती है आंसर राइटिंग में यहाँ के इश्यूज पे बात करने की। तो सबसे ज्यादा इशू है यहाँ पर, जमीन जो है वो फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड उत्तर प्रदेश बिहार में पॉपुलेशन के कारण है, और यहाँ पे नेचुरल कॉज है कि एक जगह कंटिन्यू लैंडफॉर्म नहीं मिलता हमें। भाई मान लीजिए उदाहरण के तौर पे वैली एरिया थोड़ा सा ही है, फिर सॉइल नहीं है, फिर रिजिड टोपोग्राफी है या रॉकी एरियाज है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो वेरिएशन यहाँ पर फ्रेगमेंट, अब जब छोटा लैंड मास होता है तो ऑटोमेटिकली आप मान के चलना प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो जाती है, उतनी ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो एक तो क्लाइमेट का भी इशू है, फ्रेगमेंटेड लैंड का भी है, इरिगेशन नहीं हो पाता ढंग से, हालांकि बहुत पेरेनियल रिवर्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, मेंस के लिए बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, रिवर्स के सोर्स हैं, लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें कैनाल सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन करना है, या एक तरह से डैम्स इस तरह से डिजाइन करना है कि वहां पर ना तो लैंडस्लाइड्स के इशू भी हो और एग्रीकल्चर वैसा मैनेज हो जाए। तो इस थॉट पे हमें यहाँ पर काम करना होगा कि कैसे मैं वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर पाऊं कि हर जगह पहुंचे, लेकिन वो सस्टेनेबल तरीके से। ये आपके आंसर्स में होना चाहिए कि रिसोर्सेस को यूज भी कर लूं, लेकिन वो सही ढंग से पहुंचे। कुछ अल्टरनेट्स हमें यहाँ पर देने पड़ सकते हैं। अल्टरनेट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके बियॉन्ड यदि जाना पड़े कि भाई मान लीजिए बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट कंसर्न है, तो अब क्या होगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ऐसे। तो नहीं, कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे सॉइल इरोजन को मैं हमेशा चेक करता रहूं, क्योंकि सॉइल इरोजन यदि मैं बचाऊंगा तो कम से कम उन रीजन्स पे थोड़ा सा काम कर पाऊंगा। यदि कोई आपसे कहे सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब सिल्क प्रोडक्शन वगैरह पे भी फोकस करा सकता हूं मैं, तो थोड़ा सा अल्टरनेट रास्तों पे ले जाऊंगा तो कम से कम लोगों के जीवन यापन की बात हो सकती है। टूरिज्म पे मैं फोकस कर सकता हूं, जो कि सस्टेनेबल टूरिज्म रहे। तो सर ये पर्टिकुलर रीजन मुझे लगता है इस स्लाइड से काफी कुछ बच्चों को नॉलेज मिल जाएगा। सर बहुत गहरी बातें आपने करी, खासकर मित्रों जैसे सर ने बताया कि लैंड फ्रेगमेंटेशन मतलब भूमि विखंडन, तो यूपी बिहार में भी अपन वहाँ इसलिए क्योंकि आबादी और एक पिता है उसके दो बेटे, तो जमीन आधी आधी हो गई, ऐसे करते करते फ्रेगमेंट हो रहा है। जबकि यहाँ सर ने कैसे बताया कि एरिया और टोपोग्राफी ऐसे, कुछ जगह खेती बाड़ी हो सकती है, बाकी जगह नहीं हो सकती, इरिगेशन के प्रॉब्लम्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, क्लाइमेट इश्यूज, सर ने उसमें भी सब गहरी बातें करी कि कैसे लद्दाख रीजन में और बाकी जगह रेन शेडो और दूसरी जगह ज़्यादा बारिश होती हो वगैरह। वैसे सर के कॉम्प्रिहेंसिव वैसे ज्योग्राफी के भी कोर्सेज चलते ही हैं, सो दैट आल्सो यू कैन टेक बेनिफिट। सर वो शुरू हो गए या होने वाले हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव सर अभी कोर्स? नेक्स्ट मंथ से 5 तारीख से 4-5 तारीख से इन्वायरमेंट का शुरू हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव। अभी फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, तो ग्रेट सर, अगले महीने से सब सारी चीजें और स्टार्ट होने वाली। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो मित्रों एक चीज और मैं लर्नर्स को कहूंगा कि सर टॉपिक आज मैं थोड़ा काम की चीजें ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें कंटेंट आप पीडीएफ से ले लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। तो हो सकता है आपको लगे कि हमारी स्पीड तेज हो थोड़ा सा, बट उस थॉट पे प्लीज मत जाना, क्योंकि इतनी सारी चीजें कवर करना है और काम की चीजें हो, इसलिए मैं थोड़ी, मेरी हो सकता है गति आपको तेज लगे, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे मुख से निकल रहा है, वो सब कुछ स्लाइड में है, तो वो आपको एकदम शॉर्ट में समझ में भी आ जाए। जी सर। तो मित्रों पहला जोन सर ने कवर किया है वेस्टर्न हिमालयन रीजन। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, सर आगे अब सर हम आते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन, मतलब जो ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, सेकंड पॉइंट सब लोग मैप में फोकस करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह यूज होगा, डायरेक्ट ना भी पूछे तो कहीं भी कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो ये इशू आप बता सकते हैं हमेशा, या
इसके क्या बेहतर, मतलब हम लोग इसमें क्या चीजें और अच्छी कर सकते हैं, वो चीज तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली अरुणाचल, असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, दार्जिलिंग, ये रीजन। अब इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में सुनना है, ध्यान से सुनना है कि इस रीजन में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा थोड़ा सा। अब जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो एग्रीकल्चर के जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा कंपैरिजन विद द हिमालय, क्योंकि हिमालय का ही एक्सटेंशन है, लेकिन आपको एग्रीकल्चर थोड़े से चेंज देखने को मिलेगा। स्पेशली दार्जिलिंग के सर जो एरियाज हैं, अचानक आप देखेंगे कि टी कल्टीवेशन बढ़ जा रहा है, ठीक है। जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं वहां पैडी कल्टीवेशन, असम के जो प्लेन्स वगैरह आप चले जाएंगे तो उसके साथ साथ कहीं पोटैटो रीजन्स हैं, पाइनएप्पल वगैरह, लीची वगैरह के भी, लेकिन बहुत सिलेक्टेड एरियाज हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो इशू बेस्ड कोई बातें आपसे करेगा ना, तो एक तो मुझे जहां तक लगता है कि टोपोग्राफी बहुत अजीब सी है। अजीब सा मेरा मतलब यहाँ रग्ड टोपोग्राफी है। असम का जो एरिया है वो प्लेन एरिया आ जाता है और एकदम से माउंटेन्स भी लगे हुए हैं, तो कभी कभी रिवर की स्पीड इतनी तेज होती है कि इरोजन बहुत ज्यादा होता है, तो सॉइल इरोजन के इशू बहुत ज्यादा है यहाँ। हर साल हम लोग असम के फ्लड्स देखते हैं कि असम में प्लेन होने के बाद भी, मैदान होने के बाद भी फ्लड से हमें गुजरना पड़ता है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात करें, फ्लड का इशू हमेशा हमें याद रखना है कि फ्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ट्राइब रीजन है तो ट्राइब रीजन में कई बार जब संसाधनों की कमी होती है या प्रॉपर चीजें नहीं पहुंच पाती है तो फिर लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरफ जाने लगते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ट्राइब के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि उनके लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर के सेंस में थोड़ा सस्टेनेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। द रीजन इज, आज आप फॉरेस्ट यदि कट कर रहे हैं तो आप ओवरऑल पोल्यूशन से भी जो है दूरी बना रहे हैं, मतलब पोल्यूशन का भी जो रिश्ता है वो और थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट कभी कार्बन सिंक करता। दूसरी बात, सॉइल इरोजन भी साथ में कंबाइन हो रहा है। नदियों की जो चैनल्स हैं वो पूरी मिट्टी से ही भर जाती हैं, तो पानी एक्स्ट्रा फिर बाहर बहता है, तो फ्लड आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये सारी चीजें फिर साथ में यदि थोड़ी बहुत कमी जो है डिसीजेस पेस्ट से हो गई पूरी, तो फिर तो बहुत इशू हो सकता है। तो ये जो इश्यूज वाले जो पॉइंट्स लिखे हैं हमेशा याद रखना। अच्छा, ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिखे हैं क्योंकि आप इतना लिख भी पाओगे बस, वहां इससे ज्यादा लिख नहीं पाओगे। आप सोचो कि मैं यहाँ पे बड़ा पैराग्राफ लिख देता आपके लिए, कोई फायदा नहीं होता। सच्चाई उस दिन को इमेजिन करो जब 8 मिनट में लिखा। अब यही इश्यूज को आपको ठीक करना है तो ध्यान रहे, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जो इशू है वो सॉइल इरोजन का है। ट्राइब्स को आप जाके ये नहीं कह सकते कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बंद कर दो भैया, आपको सॉल्यूशन बेस्ड बात करनी पड़ेगी। आपको उनको अलग से लैंड देना पड़ेगा, आपको ऐसी स्कीम्स बनानी पड़ेगी कि फार्म मैकेनाइजेशन दो। ऐसे काम नहीं बनेगा कि बोल के कि भैया, आप जब तक उनको अल्टरनेट नहीं दोगे तब तक आप डायरेक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन बंद नहीं कर सकते। उनको आप प्रॉपर सीड्स की व्यवस्था करा के दो, उनको फर्टिलाइजर दो, ऐसे एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है। फिर आप नो डाउट सेरिकल्चर की तरफ जा सकते हैं, मतलब जो अभी हम बात कर रहे थे, तो एक अल्टरनेट भी दे सकते हैं। कई बार एक सिंगल क्रॉप को यूज करते करते सॉइल डिस्टर्ब हो जाता है। सो मेरे हिसाब से सर ये इसमें कुछ ऐसी बेसिक बातें थी जो ध्यान रखनी थी। जी सर, तो मित्रों बहुत गहराई से सर ने समझाया कि कैसे, ये तो नई चीज़ें मैं भी आज समझ पाया सर के कारण, कि वहाँ पर टोपोग्राफी ऐसी है कि अचानक नदी बहुत तेज बहती है और उसके चलते स्पीड बढ़ जाती है और इरोजन बढ़ता है, और कैसे जूम कल्टीवेशन वगैरह के चलते कार्बन सिंक पे असर हो रहा है, और जो जो सर ने सॉल्यूशन बताए, तो इसी के इर्द गिर्द आप बात करें, बहुत ही मतलब मेंस आंसर राइटिंग और निबंध में तो ये काफ़ी उपयोगी चीज़ें हैं। आगे बिल्कुल सर। तीसरे जोन पे बढ़े। अच्छा, कुछ लर्नर्स को ऐसा लगे कि सुदर्शन सर ही बोल रहे हैं, मृणाल सर को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो मैं फिर कह दूं भैया, ये ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है तो सर का निवेदन था कि थोड़ा ज्योग्राफी आप बताएं। सर ने बीच में आप लोगों के लिए भी कंटेंट डाला हुआ है, तो वो आप सर को भी बताएंगे। और हाँ, कुछ बच्चे शायद लेट होंगे, इस पूरी सीरीज में 2 सेशन सर ने आपके लिए अलग से रखे हैं जिसमें सर पढ़ाने वाले हैं। तो कई बार जो है लर्नर सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आप सर को बोलने नहीं दे रहे हो, नहीं, तो मैंने कहा क्लियर कर दूं थोड़ा मैं। चलिए, असल में मैं खुद ड्यूअल एजुकेटर में श्रोता के रूप में ज्यादा आया हूँ, ताकि ये सब मैं जान सुन सकूं, क्योंकि खुद रोज का खुद पढ़ाते हैं तो इट डज नॉट लेट पर्सन टू ग्रो एक्चुअली। तो आज सर बैठे हैं तो जैसे उन्होंने ये बातें करी, हिमालयन कैसे वहाँ जो लैंड फ्रेगमेंटेशन है उसके कारण अलग है, यूपी बिहार में अलग है, नई बातें मैं भी जान रहा हूँ। काफी प्रोडक्टिव है इस जी सेशन। सर। जी सर, तीसरे पे बढ़े आगे। अब इसमें इस स्लाइड में थोड़ा सा मैं जहां कहूँ वहीं आना है। जो लोअर सर गैंजेटिक प्लेन रीजन है,
इसमें हमें वेस्ट बंगाल, बिहार, ब्रह्मपुत्र रीजन, मतलब जो 6th नंबर लिखा हुआ है स्लाइड में, ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान देंगे। जो 6th नंबर, ये वो एरिया है जहां पे गंगा नदी का सबसे फाइनेस्ट मटेरियल पहुंचता है, जो क्लेई पैटर्न होता है, सैंड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल फाइनेस्ट, बिल्कुल मतलब अच्छी मिट्टी मिलेगी आपको। तो अचानक आप देखते हैं कि राइस, दूसरी बात दलदल का क्षेत्र है, आसपास सुंदरबन का एरिया है, तो आप डेल्टा रीजन को भूल नहीं सकते। मतलब अचानक याद रखना, इस रीजन की बात करोगे तो जूट तो आपको बताना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जूट और जूट इंडस्ट्री यदि सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई है तो लोअर गैंजेटिक प्लेन एरिया में। तो जब भी आप लोग ध्यान दें कि जब भी मेंस में इस रीजन के बारे में बात करें आप, तो जूट वाले थॉट को भूलना नहीं है। और आए दिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सर इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर जैसे ही आया है तो जूट कल्टीवेशन में बहुत बड़ा सवाल आया है, या जो आज भी 1.5 से 2 लाख ऐसे जनसंख्या है जो जूट पर आधारित हैं या जूट की खेती पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लाइवलीहुड चल रहा है। और इस तरह के कृत्रिम रेशे के इंट्रोडक्शन से बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे भी, कैसे उन किसानों पर ध्यान दें। तो इन चीजों पर भी सर फोकस करना होगा हमें सबको, क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है सॉइल को लेके, पहली चीज। दूसरी बात सर, यहाँ का जो रॉक है वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक की एक खास बात होती है कि वाटर टेबल ज्यादा होता है यहाँ पे, रिचार्जिंग रेट ज्यादा होता है। तो गलती से भी इन रीजन में पानी की समस्याएं और ऐसी बातें मत करना, नहीं तो वो मेंस में आपको कहीं और ले जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखें सब लोग, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत भी बारिश होगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज। बात है वाटर का जुडिशियस यूज, पानी की कमी नहीं है, यहाँ पानी को ढंग से यूज करना आना चाहिए। क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज है वाटर का यूज प्लस पॉपुलेशन। यहाँ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लैंड मतलब फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। साथ में जो जूट इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं, उनकी जो मिल्स हैं वो काफी दिनों से अपडेट नहीं हुई है, आज भी जो है स्ट्राइक हो जाती हैं, उनका कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि यदि हम थोड़ा वर्ल्ड में देखें तो पड़ोस में हमारे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक्चुअल में रॉ मटेरियल ज्यादा खेती बांग्लादेश में होती है। तो इतिहास को देखें तो बांग्लादेश में खेती होती थी और मिल्स हमारे भारत में थी, कोलकाता के आसपास। तो अब यदि बांग्लादेश के रिलेशन ठीक नहीं हुए या हमेशा सही नहीं चले तो सबसे बड़ा दिक्कत टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे होगा। टेक्सटाइल इट मींस दैट कि जूट इंडस्ट्री पे होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मिल्स हैं। यदि रॉ मटेरियल और किसी चीज का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ गया तो फाइनल रेट बहुत महंगा हो जाएगा। तो बहुत अपने आप में यहाँ का एक ये इशू है। तो जूट एज अ इंडस्ट्री को थोड़ा सा सब लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में पानी की समस्याएं तो मैंने आपको बता दी कि एक्चुअल वैसी समस्या नहीं, यूज को लेकर समस्या। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पे हम क्या इलाज कर सकते हैं। तो इस बात को याद रखना कि जो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग राइस फार्मिंग को इतना ज्यादा या पेडी कल्टीवेशन को इतना महत्व दे दिया है कि सॉइल की प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी, सॉइल सैलिनिटी जैसे इशू ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। हमें थोड़ा हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि जब डाइवर्सिफाई होता है एग्रीकल्चर तो चांसेस बढ़ जाते हैं सब लोगों की लाइवलीहुड को बेहतर करने। थोड़ा सा पिसिकल्चर, लाइव स्टॉक वगैरह के रीजन्स में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको हमेशा ये देखना है कि अल्टरनेट क्या हो सकता है, क्योंकि जब अल्टरनेट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो, अच्छा पिसिकल्चर जिनको नहीं पता हो ध्यान रखना, थोड़ा फिशिंग की तरफ हम जा सकते हैं। फिशिंग वो भी कमर्शियल लेवल पर, ठीक है, सेलिंग इट और यूजिंग इट्स प्रोडक्ट फॉर डोमेस्टिक और कमर्शियल। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा सा लोग नए रास्तों में जाएंगे तो ऑलरेडी जो वहां पर है उनके लिए बेहतर चांसेस हो जाएंगे सर्वाइवल के। सर मुझे इसमें याद आता है कि ये जो बांग्लादेश है वो एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, मतलब अति पिछड़ा देश है, ऐसा बोल के बाहर के देशों में वो जब एक्सपोर्ट करता था तो बाकी सब देश उस पर 0% टैक्स लगाते थे। हालांकि अभी इसको ये कहा गया कि आप अब पहले जितने गरीब नहीं है तो आप अब लीस्ट डेवलप कंट्री नहीं है। एज अ रिजल्ट फ्यूचर में ये होने वाला है कि ये अमेरिका और यूरोप में अपना माल एक्सपोर्ट करते थे जिसपे 0% टैक्स लगता था, अमेरिकी और यूरोपियन सरकार भाई तुम तो बहुत गरीब हो, तो वो सब इनकी चीजें खत्म हो रही है। सो एज अ रिजल्ट इन फ्यूचर देयर इज सम स्कोप। लेकिन आपने वो बहुत सही बात करी कि रॉ मटेरियल सब उनके पास है, खासकर बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ तो जो अच्छी किस्म की जमीनें जहाँ पर जूट अच्छी क्वालिटी का महीन किस्म का बना सकते हैं वो सब इनके पास है। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड ताकि सब लोग आगे बढ़ सके। तो वही सर आगे बढ़ते हैं चौथा इसके बाद में सर हम मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स में आएंगे। सभी छात्रों को स्पेशली फोकस करना है यूपी बिहार, मतलब 5वें नंबर पे जो लिखा हुआ है, फिफ्थ नंबर पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, मिडिल वाले जो हैं 5th वाले पे फोकस करना है सभी को।
अब इसके बारे में सर मैं क्या ही बताऊं, मतलब हमारे क्लास में भी काफी लर्नर्स यहीं के होते हैं ज्यादातर यदि हम देखें, और इस क्षेत्र में सीधा रीजन है, सबको पता है कि गंगा रिवर से आई हुई एलुवियल सॉइल। हालांकि इस रीजन में खादर बांगर दोनों मिलेंगे, एक न्यू वाली सॉइल और जो ओल्ड वाली, लेकिन वन ऑफ द फर्टाइल रीजन हम लोग मानते हैं। बारिश की अवेलेबिलिटी भी आज ही मैं पढ़ा रहा था कि वो 5th वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो एक ऐसी जगह है जहां पे मॉनसून की अरेबियन सी की ब्रांच भी कंबाइन होती है, और इधर से बंगाल की खाड़ी मुड़कर, बंगाल की खाड़ी से जो ब्रांच है वो भी मुड़कर जाती है, क्योंकि इधर सब माउंटेन्स आ जाते हैं, तो बारिश की कोई कमी नहीं है, एवरेज रेनफॉल अच्छा हो जाता है यहाँ पे। लेकिन इश्यूज यदि हम लोग देखें तो कुछ कुछ आज भी ऐसी जगह है जहां पे कैनाल इरिगेशन नहीं पहुंच पाया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये वो क्षेत्र है जहां पर प्रोडक्टिविटी लेवल्स ओवरऑल थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि वही इशू, जब बार बार किसी सॉइल को आप यूज करेंगे, थोड़ा सलाइन हो जाना, ठीक है, तो उत्पादकता ओवरऑल कम हो गई है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जैसे हमने आज शुरुआत में डिस्कस किया, वहां तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, यहाँ जनसंख्या के कारण जो है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आए थे सर कि कौशल विकास योजना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, 1 एकड़ पे 4 लोगों को काम करके कोई फायदा नहीं है, एक ही करो, 3 को थोड़ा सा कौशल दो, और रेडी जो इंडस्ट्रीज है वहां पे स्किल सेमी स्किल्ड में जाकर वहां कनेक्ट हो जाए, नहीं तो वो कोई जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पा रहा है इनडायरेक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, तो इसका रेजोल्यूशन में हम यही कर सकते हैं कि दूसरी स्कीम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे आज हम स्कीम्स भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसमें और मैंने स्कीम्स भी थोड़ी सी टॉपिक वाइज बनाई है कि कोई टॉपिक मेंस में आ जाए तो एटलीस्ट वो स्कीम तो वहां हम लगा सकें। अब जहां पानी की समस्या होती तो रेजोल्यूशन में हमेशा याद रखें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा टर्म आपको यूज होना चाहिए। एग्रीकल्चर के प्रॉपर जोन्स वहां डिवाइड कर दो आप, जो, क्योंकि कई बार सर ऐसी स्कीम आती है, कॉमन स्कीम निकाल दी, अब जहां जरूरत नहीं है वहां भी वही अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। तो जहां क्लस्टर बेस्ड हम लोग अप्रोच अपना सकते हैं, और प्रॉपर वेदर की जो कंडीशंस है, वाटर की अवेलेबिलिटी, उसको हम मेक श्योर कराएं। ये थोड़ी बहुत ऐसे कुछ रेजोल्यूशंस हैं जहां पर हम लोग देख सकते हैं। जी सर, तो मित्रों जो मिडल गैंजेटिक रीजन है, सर ने बताया कि उत्पादकता की थोड़ी कमी है, सिंचाई में थोड़ी और बेहतरी की जरूरत है, और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होना चाहिए बियॉन्ड जस्ट एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण, और उसमें कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। आगे सर, अब अपर आते हैं सर हम गैंजेटिक। अपर गैंजेटिक प्लेन, स्पेशली 4th वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है उस जगह पे आना है हमें। मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अपने आप में एक ऐसा रीजन रहा है, इतिहास इसको हमेशा याद करता है, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन देखा गया था तो इसमें कई बार इसको हम वेस्टर्न यूपी बोल देते हैं, ये क्षेत्र भी काफी आगे रहा है, और थोड़ा रेनफॉल वेरिएशंस हैं, पानी की कमी, लेकिन चूंकि अब पेरिनियल रिवर सोर्सेज हैं तो पानी की इतनी भी फिर कमी नहीं होती है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत अब ये है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते लोगों ने राइस और वीट को इतना ज्यादा प्रमोट किया था, जैसे हरियाणा पंजाब वगैरह में भी यदि हम लोग देखें कि पानी की कमी होने लगी अब थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ट्यूबवेल लेड रेवोल्यूशन, ट्यूबवेल का बहुत यूज किया गया था, तो एक बहुत बड़ा इशू था वो। दूसरा, इस रीजन में अब जो एक दिक्कत आने वाली है कि मॉनसून की यदि कमी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगती है पानी। साथ में सॉइल को भी इतना ज्यादा सलाइन कर दिया है हमने, क्योंकि मोनोकल्चर, मतलब आज यदि कोई मुझसे पूछेगा कि सैलिनिटी ऑफ सॉइल क्यों हो गई, तो मैं कहूंगा इट वाज द डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और मोनोकल्चर आप कह सकते हो, कि जब एकल कृषि होती है, एक ही खेती करते रहो, उसका कारण ये भी है कि मिनरल डेफिसिट भी होता है। अब वीट जो है नाइट्रोजन लेता है हमेशा, आप सोयाबीन या लेग्यूमिनस प्लांट नहीं लगाओगे, क्रॉप रोटेशन नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम हमेशा होगी। तो थोड़ा सा इशू जो है उस पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन में गलतियां हुई हैं वो दोबारा एटलीस्ट इस रीजन में ना हो, नहीं तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली रहकर सॉइल को। और मुझे ऐसा लगता है सॉइल एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है जिसे हमेशा हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग प्रमोट की जाए, थोड़ा सा फ्लोरिकल्चर की तरफ जाएं हम लोग। आज भी कुछ फ्लोरिकल्चर में ऐसे क्रॉप्स हैं जो, या ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, सॉइल को दोबारा हम लोग ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और तीसरा जो लास्ट पॉइंट दिख रहा होगा सर स्लाइड में, इंप्रूवमेंट इन सलाइन सॉइल। सभी लर्नर्स को मैं कहूंगा इस क्षेत्र में और पंजाब हरियाणा में जब भी बात करो, इस पॉइंट को सबको ध्यान रखना है। ये एक्चुअल आप प्रॉब्लम को बता रहे हो, मान के चलिए। इसमें हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं जिप्सम को मिला दो तो सॉइल की सैलिनिटी कम हो जाती है।
ये मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो मतलब सॉइल सैलिनिटी कम होना मतलब सॉइल को थोड़ा सा लूज हो जाता है, सॉइल में सॉल्ट लूज हो जाते हैं और फिर कोई भी उसको पानी से बहा सकता है। लेकिन फिर आगे ध्यान रखना, इतना भी नहीं बहाना कि नीचे की नदियों में यूट्रोफिकेशन होने लगे। हाँ, नहीं तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। हर एक चीज नाप तोल के यूज करनी चाहिए। हाँ। जी सर, एक छठा सर मैं रीजन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा था, ट्रांस गंगा प्लेन्स, मतलब वही जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हम यूपी के आसपास के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा का वही क्षेत्र है। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत हुआ है यहाँ पर, वाटर लॉगिंग की समस्याएं आने लगी। सर इसके इश्यूज पे मैं चाहूंगा एक बार आप मार्किंग कर दें सभी बच्चों के लिए। जी जो देखो, मोनोक्रॉपिंग मतलब एक एक वही फसल बार बार लगाना, वाटर लॉगिंग होना, सैलिनिटी का इशू आना, पूरी मिट्टी खराब कर ली, पूरा पानी का टेबल जो है, वाटर टेबल नीचे चला गया है सर। वही पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन का। कल को कोई ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान भी पूछे तो ये बता सकते हो आप डायरेक्ट, सिंपल से। अब इसका रिजोल्यूशन क्या करोगे? तो सीधी सी कहानी, जो गलतियां करी हैं वो मत करो आप। क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा, एक क्रॉप से बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ेगी। जी हाँ, मतलब सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज पे काम करना पड़ेगा। ऐसी फसल बनाओ जो सॉल्ट को टॉलरेट कर जाए। हॉर्टिकल्चर को प्रमोशन करूंगा मैं, नहीं तो कम से कम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को बढ़ावा दूं, लोगों का थोड़ा सा कृषि दूर करूं, ताकि लोगों का जीवन यापन चलता रहे। नहीं तो डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी तो फिर दिक्कत वही होना है। उसके बाद में नॉर्मल यदि हम लोग कहें तो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जो बहुत यूज हुआ है, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनिक कृषि की तरफ ले जाऊं। फिर से कहूंगा, ऑर्गेनिक कृषि ऐसा प्रमोट नहीं करना है कि श्रीलंका नहीं बनना है, सिक्किम बनना है, ये ध्यान रहे। जी सर, तो ये था ट्रांस गंगा प्लेन्स। फिर इसमें ही सर मुझे अपनी तरफ से एक मुद्दा ऐड करना था। एक बार यूपीएससी ने मेंस पेपर में ऐसा पूछा कि व्हाट आर द रीजंस कि ये जो हरियाणा पंजाब वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों वहाँ पाई जाती। अब ये उस जमाने में अचानक से पूछा तो रैंडम बॉम्ब था, क्योंकि हम तो ट्रेडिशनल तैयार करके जाते हैं कि वो कॉटन और शुगर केन इंडस्ट्री कहाँ है और स्टील इंडस्ट्री कहाँ है वगैरह। अभी अचानक ही पूछा था, खैर उन्होंने पूछा, फिर वो ढूंढने बैठे जवाब। तो मित्रों, जानने लायक चीजें उसमें ये हैं कि फॉर एग्जांपल ये एमडीएच मिर्च वाला जो कंपनी है, वो पंजाब हरियाणा के पास उसका ओरिजिन हुआ। हल्दीराम नमकीन है, राजस्थान में ओरिजिन हुआ। और वो भी ऊपर की साइड सब बढ़ते हैं, और भी कंपनियां हैं, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं कि यहाँ हम डालें और उसमें आपको और इनसाइड मिले। हालांकि व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स क्यों यहाँ ये पाई गई। पहला एक कारण बनता है बल्क रॉ मटेरियल। आप सोचिए, अगर आपको एक ब्रेड बनानी है तो शुगर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, व्हीट फ्लोर चाहिए, क्यूमिन, जीरा चाहिए, बेकिंग पाउडर, बटर, मिल्क, ये सब चाहिए। अब आप सोचो कि क्यूमिन यानी जीरा गुजरात में मिलता है, तो क्या हम गुजरात के अंदर ब्रेड की फैक्ट्री लगाएंगे? उसमें तकलीफ ये है कि जो गेहूं लाना है, जो उसके लिए शुगर या बाकी चीजें लानी है, दे विल बी वेरी बल्की। अब वो अगर बल्की है तो ट्रक का और डीजल का खर्चा इतना हो जाएगा। गुजरात में ब्रेड की फैक्ट्री लगाने का मतलब नहीं कि आप यहाँ लगाओ और फिर वापस दिल्ली उसको एक्सपोर्ट करो। सो इट इज बेटर कि जहाँ पर ज्यादा भारी मात्रा में ये मिल रही है वस्तु, व्हीट फ्लोर है, बटर है, मिल्क है, वहां लगाना चाहिए। तो पंजाब मेक सेंस। दूसरी बात है कैपिटल। बंटवारे से पहले जो इंडिया पाकिस्तान एक साथ थे, तो ये जो सिंध पंजाब का रीजन था, वहां पर काफी बैंकिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी डेवलप थी। तो ये सब लोगों को उस जमाने में छोटी मोटी अपनी दुकानें शुरू करनी थी, दे कुड स्टार्ट। और फिर उनकी सक्सेसिव जनरेशन, भविष्य की पीढ़ियों ने ये एक्सपांड करते करते बड़ा फूड प्रोसेसिंग एम्पायर बनाया। तीसरा, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद 1991 में पेप्सी वगैरह कंपनियों की भारत में एंट्री होती है, और फिर वो लोग शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती। मतलब पेप्सी किसानों को एक पोटैटो वेराइटी FC5 पोटैटो वेराइटी देती है कि तुम लोग इसको लगाओ, और इसमें से हम आपसे खरीद लेंगे और हम हमारी जो लेज नाम की अपनी वेफर्स हैं उसमें यूज करेंगे। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के शुरुआती एक्सपेरिमेंट पंजाब हरियाणा के अंदर हुए, तो स्वाभाविक उनके पास पैसा आया और वहाँ लोकल ऐसी इंडस्ट्री बनी होगी, और वहीं जो लोग नौकरी करते थे फिर नौकरी छोड़ दें, फिर अपनी छोटी दुकान लगाएं, एंड देन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप्स। चौथा कारण है मार्केट प्रॉक्सिमिटी। देखिए, प्रोसेस फूड कौन यूज करता है? न्यूक्लियर फैमिलीज, कि जहाँ माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं और शुरू में ये बच्चे को कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड और कुछ दे के तुम ब्रेड और जाम खा लेना, हमको जाना है नौकरी पे। सो दे हैड द अपॉर्चुनिटी एंड मार्केट रीच। सरकार की तरफ से भी जो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क वगैरह नीतियां बनाई गई, वो भी यहाँ पर ठीक ठाक चले, क्योंकि ये मैदानी प्रदेश है, प्लेन रीजन। तो फैक्ट्री लगाना है, रोड कनेक्टिविटी देनी है, सुकून रहता है। तो ये सब के चलते यहाँ पर
ये सब काफी डेवलप हुआ। हालांकि ये ऐसी बात है, ये तो पूछे फिर सुकून से मैं 4 वेबसाइट सर्च करके आपको जवाब बताऊं और आपको लगा हाँ क्या मजा है, पन रियल एग्जाम में ये काफी मुश्किल है। तो जिस दिन पूछा था उस दिन तो ये काफी टफ था इसको सोच के बनाना। सर आप इसमें कुछ ऐड करें। नहीं सर, मतलब ये तो मतलब पढ़ते हैं हम लोग, सही बात है। और ओवरऑल हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो मेगा फूड पार्क है वो भी इसके अंतर्गत आएगा जहां तक है। जी नहीं तो कई बार मेगा फूड पार्क के नाम से कि नाश्ता मिलेगा यहाँ पे, तो वो वैसा नहीं है। ये वही स्कीम थी जो काफी चर्चा में थी और इनफैक्ट उस समय सही है सर। नहीं सर, वो ऐसी मतलब थोड़ा सा कई बार लग जाता है कि ये जो है यहाँ पे कुछ खाने वाने का मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। और मैं फिर अभी भी कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को लेके सब लोगों से कहूंगा कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। आज इनफैक्ट ये क्लास में आपको मदद मिलेगी। हर रीजन में सर एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल अवेलेबल है। यस सर। यहाँ से यदि ब्रेड बना रहे हैं तो जैसे महाराष्ट्र में नीचे जाऊंगा तो मैं माजा बना सकता हूँ। जी तो हमें आज इसीलिए ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े जाते हैं कि आप हर क्षेत्र में कल को कह दे कि पेनिनसुलर रीजन में इज देयर इन स्कोप टू स्टैब्लिश द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित किया जा सकता है क्या, तो आपको फिर वहां पे वैसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। आप दक्षिण में आके ये नहीं कहोगे कि मैं यहाँ पे जो है ब्रेड बना लूंगा। तो इस थॉट को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सर आज की मतलब देखिए कि ये टॉपिक भी कनेक्ट हो जाएगा आज की क्लास। बिल्कुल सर। कल को नॉर्थ ईस्ट में भी कोई कहे कि मुझे फूड प्रोसेसिंग को यदि बढ़ावा देना है, तो वहां आप गेहूं नहीं बता सकते कि वहां वीट लगा लेंगे। वहां उस रीजन के हिसाब से वहां पर हमें रॉ मटेरियल पता होना चाहिए। तो यदि किसी को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में लिखना है तो सबसे बेसिक चीज है इंडिया का हर क्षेत्र का रॉ मटेरियल आपको पता हो, मेरे हिसाब से। जी सर जी। और इसमें भी मित्रों और भी आगे एडवांस बात होती है, ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर की, स्टील कोल इंडस्ट्री। तो सर के जो अलग अलग अपने जो उनके कोर्स चल रहे हैं ज्योग्राफी के, उसको भी आप देखें, इट विल हेल्प। जी सर आगे सर का। इसके बाद अब हम जरा दक्षिण में आते हैं। इसमें छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस क्षेत्र में नॉर्मली यदि हम लोग बात करें तो एक तो अब मान के चलिएगा कि पानी की अब धीरे धीरे कमी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पेनिनसुला का रॉक है, हार्ड रॉक है। बारिश कितनी भी हो जाएगी, रिचार्जिंग रेट रॉक का कम होता है। नॉर्थ में अब तक क्या हो रहा था कि रिचार्ज जल्दी हो जाता था एलुवियल एक्विफर। तो पानी की कमी है, तो हमेशा हमें कुछ इस तरह की ध्यान रखना है, रेजोल्यूशन यहाँ के ऐसे देने हैं कि पानी का एटलीस्ट थोड़ा सा इशू हम बताते रहें बार बार। तो डेफिशिएंसी ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू नॉन पेरिनियल सोर्सेस, एक तो सदाबहानी नदियां भी नहीं है, रॉक भी वैसा है। फिर भी यहाँ के लोगों की एक खास बात है कि जो बेसिक फूड सोर्स है हमारा, लाइक राइस, मिलेट्स, मेज, ऑयल सीड्स, ये नॉर्मली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो याद रखना ये मेजर क्रॉप्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि कल को इस रीजन का कोई एग्रो मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आ जाए तो इससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं वो आप लोग कम से कम लिख पाओ। हालांकि मिलेट्स को अब काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, आज हम थोड़ा बहुत उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद में सर सॉइल को लेकर बात करें तो थोड़ा सा रेड वाली सॉइल ज्यादातर दिखती है यहाँ पे, और रेड सॉइल की हमेशा खास बात होती है कि वाटर होल्डिंग थोड़ी सी कम रहती है। तो मोटे अनाज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, सॉइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो मोटे अनाज इन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं, नो डाउट। क्रॉप लेकिन ऐसे हैं जो हमेशा वैल्यूएबल है। ग्रीन रेवोल्यूशन से लर्निंग भी मिली कि अब जो है थोड़ा सा प्रोटीन की तरफ जाओ आप, हंगर जो है, मेल न्यूट्रिशन है, उसको कम करो। तो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे प्रोडक्शन पे बेहतर ध्यान दिया गया, तो भारत के मेल न्यूट्रिशन को कम किया जा सकता है। यहाँ पर ऐसी फसल लगाने की क्षमता है। तो इन चीजों पे भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। वाटरशेड मैनेजमेंट पे फोकस करें। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब यह है कि नदी जो होती है उसके आसपास के सारे क्षेत्रों का डेवलपमेंट, सॉइल का भी ढंग से सही इस्तेमाल होना, एग्रीकल्चर का भी ठीक से इस्तेमाल होना। तो ओवरऑल वाटरशेड डेवलपमेंट पे हमें इन रीजन्स में फोकस करना होगा। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का हमेशा यहाँ पर काम करेगा। तो मित्रों ये इसके था बाद में ईस्टर्न हाँ, प्लेटू। नहीं इसी सर के प्लीज साथ बता सकते हैं। जी सर, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक आध मुद्दा ऐड करूँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो हुई, तो सर ने जो आगे हमें रीजन पढ़ा है वहाँ तो सक्सेस हुआ पंजाब हरियाणा में। ईस्टर्न इंडिया में इन इलाकों में हरित क्रांति इतनी पहुंच नहीं पाई। उसके दो कारण हम सोच सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण, नेचुरल रीजंस, कि ये फ्लड्स आना, साइक्लोन वगैरह की समस्या है उड़ीसा वगैरह में, टेरेन टोपोग्राफी की तकलीफें, वो एक कारण है। दूसरा कुछ तो मैन मेड रीजन, मानव सर्जित कारण है, करप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वगैरह रीजन और झारखंड वगैरह रीजन में हम पाएं
कि 60s 70s के ज़माने में नक्सलबारी मूवमेंट, उसके बाद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो उनकी सरकारों का जो फोकस लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ज़्यादा रहा, बाकी सब चीज़ों पे थोड़ा कम रह पाया। 1971 के आसपास ये बांग्ला रेफ्यूजीज जो भारत में आना शुरू हो जाते हैं, तो उनके व्यवस्थापन की सब समस्याएं थी, तो एग्रीकल्चर को वो फोकस नहीं मिल पाया जो शायद पंजाब और हरियाणा की सरकारें दे पाई। कुछ तो गुंडा राज, माफिया राज के चलते प्राइवेट इन्वेस्टर वहां पर ज्यादा इफेक्ट ही नहीं लगाए। इकोनॉमिक सर्वे ने पाया एड कर्ज, मतलब उनको अनुदान में ये प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन ने बहुत पैसा दिया, लेकिन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं थे, तो सब करप्शन में पैसा गुल हो गया। ये सब कारणों के चलते चीजें बेहतर नहीं हो पाई। हालांकि बाद में सर ग्रीन रेवोल्यूशन पे और बात करेंगे, देन वी विल रिविजिट दिस। सर आगे बढ़ते हैं तो 8वां रीजन। सर सेंट्रल प्लेटू रीजन मतलब ये बुंदेलखंड, बघेलखंड, जो 8th नंबर लिखा हुआ है मैप में, उस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत यह है कि जो विंध्यन माउंटेन्स हम पढ़ते हैं, विंध्यन रेंज, उसके कारण क्या है, बुंदेलखंड के रीजन में रेन शेडो एरिया हो जाता है। मॉनसून आता है साउथ वेस्ट से, तो यहाँ का जब भी दिक्कत बताओ, जब भी एक इशू होगा, यहाँ पानी की कमी है सर, बहुत पानी की कमी है। सॉइल भी कोई पर्टिकुलर एक ऐसी सॉइल नहीं है, सब मिक्स्ड टाइप का चलता है, थोड़ा रेड, येलो, ब्लैक, बीच वाला रीजन है, क्योंकि पानी की कमी रहेगी। तो सबसे ज्यादा यहाँ बात करनी है हमें वाटर कंजर्वेशन की। अब कैसे, तो यहाँ वो अपनी सूक्ष्म सिंचाई योजना जो है उसको यहाँ लागू करना पड़ेगा। यहाँ पे क्रॉप को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ये ना हो कि मेरे तो 50 साल से मेरे घर में तो यही उगाया जा रहा है, तो अब तो मैं यही उगाऊंगा। समय की मांग देखिए, समय अब बदल गया है, नहीं तो वही रिजिड हो गए। तो थोड़ा सा याद रखना है कि वाटर कंजर्वेशन के साथ साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना है। ग्राउंड वाटर, अब सर कई बार ऐसा भी होता है कि पानी का ना होना है तो अच्छी बात है कि चलो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके हिसाब से हम हमारी प्लानिंग करेंगे। कई बार कुछ कुछ रीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी होने के कारण भी यूज पर थोड़ा सा सही तरीका, सही मतलब यूज नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा ओवरऑल हमें डेवलपमेंट करना होगा। एक तरह से वो एरिया चंबल का क्षेत्र है, चंबल रवाइंस है, बीहड़ का क्षेत्र है, तो कई बार वो एक इशू बनता है कि कैसे उसको तो हम अलग अलग नेक्स्ट लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जा सकते हैं, और नहीं कुछ तो यही थॉट ले आए कि जितना बढ़ गया अब तो बढ़ जाने दो, लेकिन आगे और ना बढ़े, उस पर भी फोकस कर लेंगे तो हो जाए। नहीं तो कई बार अंदर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं और बाहर बॉर्डर से बढ़ता जा रहा है वो डेजर्टिफिकेशन। तो ये जरूरी है कि बाहर थोड़ा सा उसको सबसे पहले रोकें, हम बाउंड्रीज उसकी लिमिट करें। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मतलब वाटर का मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। ये मतलब बेसिक चीज है, सबको जो ध्यान रखना है, स्पेशली याद रहे बुंदेलखंड बघेलखंड का क्षेत्र है। जी सर, बुंदेलखंड बघेलखंड। इसके बाद सर इसके बाद में वेस्टर्न प्लेट्यू वाला सर, आप स्पेशली काली मिट्टी का क्षेत्र अब हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, डेक्कन प्लेट्यू और मालवा पठार। यहाँ पर 9th नंबर जो लिखा हुआ है मैप में, अब सबको पता है काली मिट्टी आएगी तो कॉटन भी आएगा और रेगुर भी आएगा, सारी बेसिक चीजें हैं, बारिश भी मिल रही है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार खेती के मामले में थोड़ा वरदान युक्त है, हालांकि जनसंख्या के कारण थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन हो गया। उसके बाद मुझे यदि कोई रीजन लगता है प्रोडक्टिविटी वाला, तो एक तो ये भी है कि मिट्टी यहाँ पर बहुत अच्छी है, वाटर होल्ड अच्छा कर पाती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर बस एक ये है कि डिपेंडेंस ऑन रेन ज्यादा है। तो क्योंकि क्या है कि बारिश यदि हो गई है और ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक है, आगे की फसलें भी हो जाएंगी। तो वाटर मैनेजमेंट पे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स के लिए बहुत सही जगह है, ये क्षेत्रों में मिलेट्स को प्रमोट किया जा सकता है। फ्रूट्स की तरफ भी हम लोग ले जा सकते हैं, हॉर्टिकल्चर्स की तरफ भी हम लोग ले जा सकते हैं, क्योंकि सर कुछ किसान आज भी कॉटन पर इतना डिपेंडेंट है कि यदि कल को कुछ थोड़ी बहुत भी पेस्टिसाइड वगैरह लग गया या कुछ भी बीमारी लग गई तो बहुत ज्यादा नुकसान उनको हो जाता है। इसमें मैं स्पेशली फोकस करूंगा जो विदर्भ का रीजन है, जो रेन शेडो वाला एरिया आता है, उन रीजन्स में वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे भी हम लोग कुछ नए तरीकों से या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू या जो रेन फेड एरियाज है वहां पर फोकस करके थोड़ा सा उन पर ध्यान दें। तो जब भी आप इस रीजन में ध्यान देंगे एग्जाम में, आपको जो वेस्टर्न घाट्स का रेन शेडो एरिया विदर्भ का, उन पर जरूर फोकस करें, तो आपका आंसर मोर अवेयर लगेगा कि भाई ये पूरा पढ़ के आया, हर जगह का इसको नॉलेज है, इस तरह से। जी सर, आपने बहुत सही बताया कि ये जो कॉटन है, खासकर मुझे याद आता है 2007 के आसपास जब अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस आती है, उसके चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो जाती है।
और जैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह होती है तो कॉटन के प्राइस गिर जाते हैं, तो ज्यादा कॉटन पे जो किसान निर्भर रहते हैं फिर उनका कर्जा बढ़ जाता है और आत्महत्या की समस्या आ जाए। सो यस, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जी सर, आगे। इसके बाद में अब और जब हम साउथ में आएंगे तो अब थोड़ा ध्यान रखना, हमारे जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं नॉर्थ इंडिया के वो कम होते जा रहे हैं, लाइक मिलेट्स, ऑयल सीड, पल्सेस, कॉफी, इनका बढ़ावा मिल रहा है। सीधा गणित है, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। वीट को चाहिए भैया ठंडा टेम्परेचर, रावी क्रॉप है, और साउथ में आप आओगे तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर बन जाता है। तापमान नहीं होगा, क्योंकि अक्सर जो किसान वर्ग हैं उन्होंने सुना होगा, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इस साल ज्यादा ठंड पड़ रही है, अच्छा गेहूं होगा, पर वो चीज साउथ में कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बारिश थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये दोनों ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बीच वाले क्षेत्र है, विंडवर्ड साइड पर नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा। आप लोग सब बच्चे ध्यान दे सकते हैं, 11वें नंबर का जो मैप में पॉइंट लिखा हुआ है, उस जगह से मानसून आएगा तो समुद्र की तरफ ही बारिश होनी है। 12वां नंबर जो लिखा हुआ है 12th, साउथ वेस्ट मानसून भी आएगा तो उधर ही बारिश होना है। तो बीच में बेचारा ये थोड़ा सा पानी की कमी रह जाती है। फिर थोड़ी सी कमी और हो गई, कैसे? लैंड जो है वो हार्ड रॉक से बना है, धारवाड़ रॉक्स मिलते हैं, कडप्पा रॉक्स मिलते हैं, मतलब दुनिया के सबसे पुराने रॉक्स में इनकी गिनती होती है। पानी वैसे भी, जैसे आप आए दिन सुनते हो चेन्नई बेंगलोर में वाटर टेबल इतना नीचे हो गया है कि 1500-2000 फीट ट्यूबवेल करने के बाद भी पानी नहीं आता। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ड्राई लैंड वाली जो फार्मिंग है वो इशू है कि पानी की बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे। क्रॉप की इंटेंसिटी भी कम है, लोग उतना नहीं लगा पाते वहां पे। तो फिर हमें जो है थोड़ा सा ऑयल सीड और पल्सेस की तरफ लोगों को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो ये ध्यान रहे। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री की तरफ जा सकते हो। देखो एक नया फैक्टर जुड़ रहा है, पोल्ट्री, इसको बढ़ावा दें। मुर्गी पालन जो है अब हर कहीं नहीं लगा सकते आप, तो अब ये अल्टरनेट है। जब जब नहीं कुछ है तो बैठे नहीं रहेंगे हम। तो आपके आंसर राइटिंग में दिखना चाहिए कि एक कलेक्टर जैसी बातें कर रहे हो आप, एक डिस्ट्रिक्ट में सॉल्यूशन बेस्ड बातें कर रहे हो। थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें बी कीपिंग हनी वाला जो है सर, वो भी हम लोग ले जा सकते हैं। वाटर सेविंग डिवाइस, मतलब इनडायरेक्टली वाटर को ध्यान में रखते हुए इन चीजों पे ध्यान है, क्योंकि इरिगेशन का पैटर्न देखोगे तो ये टैंक इरिगेशन यूज होता है। मैं फिर बता दूं, टैंक इरिगेशन नगर निगम का टैंकर नहीं है। पॉन्ड जो होता है, एक तालाब बना देते हैं लोग, उससे संबंधित है। अब उसमें दिक्कत क्या है कि एवोपरेशन लॉस बहुत होता है। तो एवोपरेशन लॉस होने के कारण वाटर वैसे भी बड़ी समस्या है। तो वाटर स्कैर्सिटी के आसपास की बातें करनी है इसमें हम। ध्यान रहे, मैं बात कर रहा हूँ जहां पर 10th वाला रीजन है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए नीचे आप जब भी आओगे, वीट, ग्राम, सोयाबीन, इनको छोड़ आना। दूसरे क्रॉप्स हैं थोड़े से यहाँ पे, माउंटेन एरियाज में कॉफी टी वगैरह लगाया जा सकता है। ये ध्यान रहे सब, ठीक है? जी सर, तो ये था सदर्न प्लेटू एंड हिल्स। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब जीवन में याद रखो, कोस्टल रीजन की बात करोगे तो पानी थोड़ा बहुत तो मिल ही जाना है, या रेनफॉल मिल जाएगा, तो पैडी तो लग ही जाएगा, ठीक है? नहीं कुछ हो तो पैडी वगैरह, राइस तो लगा देना। शुगर केन प्रैक्टिकल लोग लगाने लगे हैं, पानी वगैरह की कमी नहीं है ज्यादा इधर। ग्राउंड नट है, याद रखना है, ग्राउंड नट आंध्र प्रदेश वगैरह अक्सर आप सुनते हो। और जब कुछ ना समझ आए तो भैया फिशिंग को जरूर आप मौका दें यहाँ पर एज अ अल्टरनेट, क्योंकि कोस्टल रीजन में आप लोग आ चुके। इसलिए आप इस स्लाइड के आखिरी के 3 पॉइंट देखेंगे तो उसमें जो एक तरह से दिखाई दे रहा है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी है। मोनोकल्चर को भी कम करें, नहीं तो एक ही एक क्रॉप आया तो पता लगे पंजाब हरियाणा जैसी स्थिति बन गई। इस बात को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि थोड़ा सा सोशल फॉरेस्ट्री, डेयरी फार्मिंग और फिशरीज वगैरह पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो पानी है लेकिन उसका सही ढंग से यूज करना है। अब जो लर्नर्स सर शुरुआत से आज बैठे, उन्हें एक बात समझ आ गई होगी कि भारत में कोई चीज एक जैसी नहीं चल रही, रीजन वाइज चीजें बनी हुई। कहीं पानी ज्यादा है तो कहीं पानी कम है। आपको हर रीजन का इस तरह का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो आंसर में दिखेगा। बिल्कुल सर, और आजकल तो जिस प्रकार की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ रही है, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, दिस मच फाइन नॉलेज इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल आगे सर। सर, वेस्टर्न ऐसे कोस्टल। सेम वेस्टर्न कोस्टल पे आएंगे सर हम लोग। वेस्टर्न कोस्टल में थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माइनिंग इश्यूज बहुत हैं सर इधर। तो माइनिंग इश्यूज से लेके हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और यूपीएससी में पिछली बार सर 4 बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं
हिमालय और वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड को इशू कुल बनाकर। सो ध्यान रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, लैंडस्लाइड का इशू बहुत बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि आए दिन माइनिंग करते हैं, क्योंकि ये कर्नाटक का रीजन है, हमें मालूम है, केमानगुंडी रीजन है, बाबा बुदन हिल्स है, कुद्रेमुख हिल्स है, तो माइनिंग को लेकर सॉइल इरोजन बहुत बढ़ता है। केरला में जो बाढ़ आई थी, जब रिसर्च हुई तो ये देखा गया है कि बाढ़ तेज बारिश का कारण तो चलो ठीक था, लेकिन लोगों ने जो माइनिंग की, जो सॉइल इरोजन था, डैम्स में पानी की जगह मिट्टी बह के चली गई, डैम्स की कैपेसिटी वैसे ही कम कर दी, तो थोड़ी बहुत बारिश में डैम बाहर आ गए पानी। तो ये ध्यान रखना है। तो इश्यूज बहुत ज्यादा है सॉइल इरोजन का और माइनिंग का, इस बात को ध्यान रखना। अब ये सब मैंने बैलेंस रहेगा तो ही हम वाटर की अवेलेबिलिटी मेक श्योर कर पाएंगे। फिर भी कोकोनट वाले वर्ड को मत भूलना, कोकोनट ज्यादा है इधर, ये नई चीज है, दिमाग में याद रखना, कई बार मिस कर जाते हैं हम लोग। बाकी पल्सेस, कॉटन, शुगर केन बेसिक चीज है, ठीक है, ध्यान रहे। ओवरऑल हमें ये बात याद रखनी है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को ध्यान में रखते हुए सब चीजें हों। ऐसा ना हो कि हम ओवर ज्यादा खेती कर लें, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें। कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो रेगुलेशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बेहतर डेवलपमेंट हो। सर लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा काम का है, फिशिंग प्रॉन जो कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे लेक्स हैं, जो कयाल्स कहते हैं हम, जो कोस्टल लेक्स होते हैं, लेगून लेक्स हैं, उनका बेहतर हम लोग यूज कर सकते हैं। सो इन चीज को थोड़ा सा ध्यान दें। जी सर सर, गुजरात का रीजन है, थोड़ा आप भी बता सकते हैं, अब तो आप गुजरात के भी हैं। गुजरात के अंदर सर मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। केस स्टडी जो आप मेंस या निबंध में लिखना हो, ड्रैगन फ्रूट, बिल्कुल। तो ड्रैगन फ्रूट को गुजरात सरकार ने कहा है कि अब से इसको कमलम कहेंगे। अब असल में ये कैक्टस प्लांट है, मतलब वो जो कांटे वाले पौधे होते हैं, रेगिस्तान के समय पाए जाए, तो सेंट्रल साउथ अमेरिका से आए हैं। और वैसे वियतनाम इसको काफी प्रोड्यूस करता है। गुजरात के अंदर भी एफर्ट लग रहे हैं, लेकिन क्यों ये सब फॉरेन चीजों को हम अडॉप्ट नहीं कर पाते, कुछ चैलेंजेस, व्हाई फार्मर्स आर अनेबल टू अडॉप्ट इट इन ग्रेट नंबर। तो पहला तो आप समझिए कि जब आप ये सोचते हैं कि सपोज गुजरात के अंदर जो भी ग्राउंड नट, जीरा, मूंगफली, जीरा या कॉटन की खेती बाड़ी होती है, उसकी जगह आप सोचिए कि ड्रैगन फ्रूट लगाता हूँ, तो मतलब पुरानी सब खेती हटा के आपको इसको लगाना है प्लांट को, एंड इट रिक्वायर्स 3 to 5 years ऑफ पेशेंस, जब तक ये उसका पेड़ लगता नहीं और ये फल चालू नहीं होते। तो तब तक अगर फार्मर को अपने बात पे ही यकीन नहीं है कि नहीं, इससे तो अच्छा मूंगफली बेच देता मैं, तो इस कारण से अडॉप्शन हो नहीं पाता। तो सरकार को चाहिए कि सपोर्ट ऐसा दे कि अगले 3 साल तक तुमको जो पैसा नहीं मिलेगा तो हम तुमको कंडीशनल कुछ ग्रांट्स या सब्सिडी दे रहे हैं। सेकंडली, ड्रैगन फ्रूट को बेचने के लिए ये कोई गेहूं चावल तो है नहीं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट खुद से खरीद लेगी, किसान ने खुद बेचना पड़े। अब बेचने के लिए यू हैव टू क्रिएट डिमांड। मैंगो है, आम है तो बिक जाएगा, इसको तो पहले डिमांड क्रिएट करनी पड़े। अब फॉर एग्जांपल कि जिम ट्रेनर के साथ सब नेटवर्क बनाया जाए कि वो प्रमोट करे कि अच्छा तुमको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है तो इट इज हेल्पफुल। या डॉक्टर्स के साथ कि ये जो भी डेंगू मलेरिया कुछ हुआ है उसके बाद अपने ब्लड के अंदर जो भी प्लेटलेट या रेड ब्लड सेल है उसको बढ़ाने के लिए इसको खाना है। वन हैज टू क्रिएट द अवेयरनेस, और फिर उनके साथ पूरा नेटवर्क हो कि अच्छा वो ड्रैग जो भी अपोलो हॉस्पिटल या बड़ी हॉस्पिटल में पेशेंट को सीधा ही वहां से खरीद के वो खिला सके। ई ग्रोसरी स्टोर जैसे बिग बास्केट वगैरह के साथ नेटवर्किंग करना पड़े। तो अब एक इंडिविजुअल फार्मर के लिए इतनी सारी विजन होना, इतना सारा नॉलेज होना, इतना सारा नेटवर्क होना मुश्किल है। तो इसको हम कहें कि इकोसिस्टम नहीं है, तो इकोसिस्टम को डेवलप करना पड़े। दूसरा एक कारण कि मान लीजिए गांव के अंदर ही कोई गरीब किसान, खासकर SC ST समुदाय से हो, वो कुछ नया इनोवेटिव करना भी चाहे तो गांव के बाहुबली कि तू हमसे ज्यादा कैसे पैसे कमा ले, तो वही जाके फसल बर्बाद कर दे। दैट कुड अनदर प्रॉब्लम इन दिस। तो ड्रैगन फ्रूट की भी स्कोप तो है, अपन देयर आर चैलेंजेस। फिर एक दूसरा मुझे याद आता है जेट्रोफा। जेट्रोफा एक जात का बायोफ्यूल प्लांट है। बीच में इसका बहुत ही ज्यादा मास मेनिया चलाया गया कि इसको उगाएंगे और बहुत पैसा आएगा, जो कि अर्ली 2000 में ये सब चल रहा था। अब उस वक्त सरकार फेंस सिटिंग थी, मतलब वो बीच में बाड़े के ऊपर बैठना, इस तरफ भी नहीं उस तरफ भी नहीं, कि वो बोल तो रहे थे कि हम बायोफ्यूल का ब्लेंडिंग की मान लीजिए 5% इथेनॉल मिक्सिंग पेट्रोल में कंपलसरी होगा, ऐसा कुछ करेंगे, पर वो डेडलाइन नहीं दे रहे थे। तो इसके चलते जो रिफाइनरी है वो बहुत सीरियस नहीं थी। तो किसानों ने जब उगाना चालू किया उनको लगा हम मालदार हो जाएंगे, पर रिफाइनरी तो इतनी मात्रा में वो बायोफ्यूल सब खरीद ही नहीं रहे थे, क्योंकि सरकार डेडलाइन दे नहीं रही थी कि इस तारीख से अब कंपलसरी बायोफ्यूल मिक्सिंग विथ पेट्रोल एंड डीजल। तो काफी समय इसमें बर्बाद हुआ। दूसरा, न्यूज़पेपर और मीडिया वालों ने ऐसा चलाया कि जेट्रोफा बायोफ्यूल है,
वो तो बिना पानी के भी उग जाता है ये प्लांट। अब ये बात सही है, बिना पानी के उगता है, पर बिना पानी के उगता है तो उसमें ऑयल भी कम ही होता है उसके पत्तों में। तो अगर रिलायंस रिफाइनरी एसआर खरीदेगी तो किलोग्राम के हिसाब से वो भाव भी कम देगी किसान को, जस्ट लाइक कि गाय के दूध में अगर फैट कम होगा तो डेयरी आपको कम भाव देती। कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ये कहा सरकार को कि आप हमको 99 ईयर्स के लिए जमीन लीज पे दे दो और हम इधर जेट्रोफा कल्टीवेशन करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट मॉल बनाने के लिए, हाउसिंग बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया और सब जो भी उसमें दानली कुछ हुई हो। तो ये कारण के चलते जेट्रोफा जिसमें पोटेंशियल था, गुजरात में भी, राजस्थान के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाके, वो हो नहीं पाया। और उससे एक तकलीफ और भी आई, जो एक बार दूध से जल जाता है तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अब कोई नया प्लांट किसानों को बताया जाए कि अच्छा तुम ड्रैगन फ्रूट का करो, तो उनके वो दूध से जले हो कि भाई जेट्रोफा में हमारे तो हाथ जल चुके हैं, हम इसको क्यों अपनाएं। सो लेट अस गो बैक एंड जस्ट ग्रो दिस ग्राउंड नट एंड मूंगफली एंड कॉटन ओनली। कॉटन की बात करिए तो बीटी कॉटन का बीच में बहुत चला, पर उसमें यही तकलीफ की इरिगेशन गुजरात में कम है, तो डीजल जनरेटर से लगाते थे। लेकिन 2007 में अमेरिका के क्राइसिस के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिर गई तो कॉटन के दाम गिर गए और किसानों को सब अनसस्टेनेबल है कि जितना डीजल का खर्चा है इरिगेशन में, आपको नर्मदा रिवर को आगे लाने के लिए वो सब सौनी कैनाल योजना वगैरह चलता है, बट ग्राउंड पे वो जो मिलना चाहिए थोड़ा अभी और बेहतर करने की जरूरत है। दीज आर सम पॉइंट्स बिल्कुल सर, आप सर। ऐड करते हैं जी। मतलब मुझे लगता है सर कि आपकी स्लाइड से ये भी चीज भी मिलती है कि चीजों को जो अपडेटेड है वो आप इस तरह से और कर सकते हैं कि कोई नई चीज यदि उस रीजन में आ रही है। नहीं तो लोग जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं कि यहाँ के इन रीजन्स में एक तो ड्राई लैंड फार्मिंग पे काम करना पड़ेगा क्योंकि बारिश की कमी है यहाँ पर एक्चुअल में यदि हम लोग देखें तो। और ओवरऑल थोड़ा सा फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए इन द सेंस ऑफ एग्रीकल्चर के फॉर्म में, दैट इज द एग्रो फॉरेस्ट्री। ये मतलब, और इसमें मेक श्योर ये करना होगा कि पार्टिसिपेशन फिर सभी का हो। साथ में फिशरीज जो कोस्टल रीजन्स हैं उन पे हम लोग को फोकस करना होगा। बाकी यहाँ पर जब गुजरात की बात करें तो आप ग्राउंडनट और कॉटन इन दो को भूलना नहीं है, ध्यान रहे सब लोग, मतलब बेसिक चीज है ये बहुत यहाँ की। और तीसरा जब ऐड करें तो टोबैको ऐड कर लें, जी सर। क्योंकि आज भी हम देखें तो माही रिवर और साबरमती के फर्टाइल प्लेन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जी सर। तो मित्रों यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया वो इसलिए कि मैं लोकल न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे पता है, और खासकर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें अपने स्टेट या अपने रीजन में क्या है, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं उसको आप पूछे, वो आपको कुछ पूछे अच्छा आपके रीजन में क्या सोशो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर ये वो प्रॉब्लम है, सो यू शुड बी अवेयर विद सम वन और टू थिंग्स। तो इसलिए भी न्यूज़पेपर आप पढ़ने की आदत है, क्योंकि आप समझिए नेशनल लेवल पे जो करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन हम बनाते हैं तो नेशनल लेवल पे रेलेवेंट चीजों की बात हो, ऐसा एक एक छोटी छोटी केस स्टडी उसमें होती नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल। सर वेस्टर्न ड्राई रीजन राजस्थान। जिस तरह से सर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन को कह रहे थे कि एक सेपरेट अलग क्वेश्चन बन सकता है, वैसे डेजर्ट का भी आ सकता है, जो राजस्थान यस। का जो वेस्ट ऑफ अरावली रीजन। और इस रीजन में हमें मालूम है कि पानी की कमी है, सब कुछ दिक्कत है, सॉइल है, सब कुछ प्रॉब्लम है। तो इसमें एक तो वो जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसका हमें मेंशन करना होगा, और उस चीज उस वैसे ही इंदिरा गांधी कैनाल जैसे ही हमें जो इधर से चंबल रिवर सिस्टम जा रहा है वैसे ही यहाँ पर और ज्यादा जरूरत है कैनाल इरिगेशन की। क्योंकि एक स्टडी और आई थी कि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकती है यदि इरिगेशन की अवेलेबिलिटी हो तो, क्योंकि मिनरल्स वगैरह भी है और बाकी इंडिया की सॉइल की अपेक्षा कम यूज हुआ है उसका। और ये चीज देखी भी गई है कि इंदिरा गांधी कैनाल के आने के बाद लोगों के चॉइस ऑफ क्रॉप चेंज हो गए, जो लोग बाजरा वगैरह लगा रहे थे वो सीधे पैडी वैडी पे आ गए, फिर वहां भी सॉइल प्रॉब्लम आ गई। तो ये भी दिक्कत है कि चॉइस ऑफ क्रॉप चेंज हो तो सिर्फ इतना हो कि दिक्कत उनकी खड़ी ना हो आगे जाके, नहीं तो फिर सॉइल प्रॉब्लम्स इशू होने लगते हैं। बाकी वाटर से रिलेटेड यहाँ पर भी हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है। हाँ, थोड़ा सा हम ये चीज ध्यान रहे कि इसमें जैसे राजस्थान को देखा जा सकता है तो थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ भी हम लोग जो है थोड़ा सा चीजों को ले जा सकते हैं। साथ ही साथ ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो वाटर की अवेलेबिलिटी मेक श्योर करने के लिए जो लूनी रिवर सिस्टम है उसके आसपास के रीजन को थोड़ा सा डेवलप करना होगा, क्योंकि कुछ सीजन तक तो अवेलेबिलिटी रहती है लेकिन बाद में फिर वही इशू होने लगता है। इसके बाद में जो है यहाँ पर सिल्वी कल्चर के बारे में बात हुई है कि सिल्वी कल्चर को भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ावा दे सकते हैं। सिल्वी कल्चर मतलब ऑफ कोर्स जब फॉरेस्ट की बात हो, फॉरेस्ट को जो बढ़ावा दिया जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि बार बार इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉरेस्ट आप ऐसे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। और उसमें भी पेस्टोरल वर्ड यूज हुआ, मतलब हम लोग बीच में ग्रासलैंड को भी प्रमोट कर सकते हैं ताकि एनिमल हस्बेंड्री बेहतर हो सके, लाइव स्टॉक के लिए बेहतर कर सके हम लोग ये सारी चीजें।
सिल्वो पास्चर करके एक टर्म भी काफी न्यूज में रहा था कुछ दिन पहले, तो इसमें ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और एक लास्ट सर इसमें बचा होगा आइलैंड रीजन हमारे, इसमें ट्राइब्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इतनी अच्छी बात है कि अंडमान निकोबार में पानी की कमी नहीं है, क्योंकि मॉनसून के चलते सारी चीजें अवेलेबल है। टर्मरिक, हल्दी शब्द को याद रखें, टर्मरिक स्पाइसेस वगैरह के लिए काफी फेमस जगह है। बाकी राइस मेज कॉमन चीजें मिलेंगी आपको, मिलेट्स भी मिलते हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम सर यहाँ पे कुछ अलग है, जो सी लेवल बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा इशू यहाँ पहले क्रिएट होगा, तो उस चीज की हमें प्लानिंग हमेशा करनी है। सैलिनिटी बदल जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ओशियन का वाटर बहुत नियर बाई है वहां पर। अब फिर कई बार टाइड्स के इश्यूज बन जाते हैं, तो कोस्टल रीजन पे थोड़ा ध्यान से हमें चीजें करनी होगी। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका रेजोल्यूशन, की जो प्रॉब्लम है उस पर ही सिर्फ हमें फोकस करें। टेक्नोलॉजिकल काम करना पड़ेगा यहाँ पे। हालांकि अभी अंडमान निकोबार वाला जो प्रोजेक्ट काफी न्यूज में रहा है, तो वो चीज आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल जो वेराइटीज हैं कई बार वहां तक नहीं पहुंच पाती जो मेन लैंड में हम लोग यूज करते हैं, तो मेक श्योर हम करें कि एक्सेसिबल हो सारे रिसोर्सेज। ऐसा ना हो कि आइलैंड बन के ऐसा हो गया कि चीजें वहां तक पहुंच ना पाए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हम जैसे हम कहते हैं कि भारत का हिस्सा है, तो वो हर चीज में दिखे कि हिस्सा है, तो हर चीज टेक्नोलॉजी को लेकर जो भी अपडेशन है वो वहां पहुंच जाए, ये हम लोग थोड़ा ध्यान दें। और फिशरीज और जो प्रॉन कल्चर है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जी सर, फिशरी और प्रॉन कल्चर और पिसी कल्चर, मतलब कृत्रिम पॉन्ड बना के और उसमें ये मत्स्य पालन करना, उसमें मित्रों दो तीन चीजें जो हमें समझनी चाहिए कि चेन्नई तमिलनाडु वगैरह रीजन में जैसे सर बता रहे थे कि वाटर की शॉर्टेज हो रही है और इनको वो स्वच्छ पानी में अगर उगाना है तो देयर इज अ इशू। दूसरा है डिजीज फ्री ब्रूड स्टॉक, मतलब ये ऐसा है कि जो भी झींगा मछली है तो इसके जो ओरिजिनल माता पिता होंगे, जिन्होंने जो भी एग्स या अंडे दे के ये बच्चे पैदा हुए, तो ओरिजिनल माता पिता में कोई रोग नहीं होना चाहिए, वरना नीचे सारी उनकी जो पीढ़ियां हैं वो सारी रोग वाली होती है और अमेरिका में एक्सपोर्ट करो रिजेक्ट हो जाती। तो डिजीज फ्री ब्रूड स्टॉक ये मिलना बहुत ही चैलेंज है, आसानी से मिल नहीं रहा है। दूसरा कि ऐसे वेटरनरी डॉक्टर्स जो ये मच्छी पालन करते हैं, उसमें मच्छी बीमार हो गई उसको क्या दवाई देंगे, उसकी कमी है। तो किसान खुद से ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ पानी में डाल देते हैं अपने जो भी ऐसा उनका आर्टिफिशियल पॉन्ड है। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, ऐसा जब भी झींगा मछली एक्सपोर्ट किया जाता है तो अमेरिका यूरोप में उसको बैन कर देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक अग्रीमेंट है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी अग्रीमेंट, उसमें ये छूट दी गई है सभी देशों को कि अगर आपको लगे हेल्थ के हिसाब से कोई आ रही चीज खराब है तो उसको बैन कर सकते हैं। और फिर उस बैन को अनबैन करने के लिए काफी लंबी लीगल प्रोसेस जाती है और उसमें हमें दिक्कत आती है। एंड लास्टली जेलस नेबर्स, ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में एक बार ये आर्टिकल आया था कि कैसे केरला और ये तटवर्ती इलाकों में ऐसा जो भी फार्मर थोड़ा आगे प्रोग्रेसिव कर रहा है, ये सब थोड़ा पैसा कमा जाए तो उसी के पड़ोसी उसका ऐसा जो कृत्रिम तालाब है आर्टिफिशियल पॉन्ड उसमें जहर डाल देते हैं, तो स्वाभाविक मर जाए और फिर वो डिमोटिवेट हो जाए वगैरह। अब यहाँ ये भी ध्यान रखते हैं कि जब आप टॉपिक्स लिख रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में 1 2 3 4 जो भी, तो व्हाट आर द चैलेंजेस, तो वाटर या ब्रूड स्टॉक दीज आर मेजर चैलेंज। ये जहर डाल देते हैं तालाब के अंदर, ये तो मतलब माइनर पॉइंट है। कुछ लोगों को क्या लगता है मैं ये पहले लगूंगा तो आई एम यूनिक और मुझे एग्जामिनर ज्यादा मार्क दे देगा, बट आपको ये सोचना है क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि रोज द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन बनती है कि तालाब में जहर डाल दिया किसी ने। तो प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए जवाब में, पर प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। मित्रों इसके बाद भी सर ने तो काफी एग्जॉस्टिव पावर पॉइंट बनाए, हम आज सिर्फ एक ही टॉपिक कवर कर पाए, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। बाकी के टॉपिक भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सर जितनी सुकून से ये पढ़ाए वो उसी सुकून से इनको पढ़ाए। हाँ कभी दौड़ा दौड़ी में मैं इसको भगा दूं स्लाइड को, तो इसमें असल में आपका फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें वो सुन के ही मजा है। जैसे सर ने हमको समझाया कैसे हिमाचल में भी लैंड फ्रेगमेंटेशन है, पर वो आबादी का नहीं है, वो ज्योग्राफिकल रीजन है, राइट। सो ये स्लाइड्स आर देयर, बट मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ कि सर ने कितनी मेहनत की है। मिलेट वगैरह के अंदर चाहे वो बॉटनी टाइप का भी पूछे तो भी सब आपके पास रहे, और एग्रीकल्चर और साइंस का पूछे वो भी आपके पास रहे, ऐसा सर ने बनाया। उसके बाद कहाँ कहाँ उसको उगाया जाता है उसकी एग्जॉस्टिव सब सर ने रिसर्च करी है। फिर कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है उसमें भी सर ने काफी एग्जॉस्टिव स्टडी करके सब बनाया।